नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम 2022 की ट्रस्ट नो वन द हंट फॉर क्रिप्टो किंग नाम की डॉक्यूमेंट्री मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। ये मूवी उन क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स की है जिन्होंने कैनेडियन क्रिप्टो एक्सचेंज क्वाड्रिगा CX में अपने सारे पैसे लगा दिए थे और क्वाड्रिगा के फाउंडर गैरी कॉटन के मरने के बाद उनके $250 मिलियन गायब हो गए। इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है कैसे उन इन्वेस्टर्स ने पता लगाया अपने $250 मिलियन का और बिटकॉइन के अब तक के सबसे बड़े स्कैम से पर्दा हटाया। तो जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और दोस्तों वीडियो पर कमेंट और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है वैंकूवर के एंड्रू वांगर से, जो वैंकूवर बिटकॉइन में डायरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशंस में है। एंड्रू का काम था लोगों में क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के बारे में जानकारी पहुंचाना। फिर हम देखते हैं एलेक्स सलकार्ड नाम के एक शख्स को, वो भी वैंकूवर बिटकॉइन से जुड़ा हुआ था। इनका 10 से 12 लोगों का एक ग्रुप था जो बिटकॉइन के बारे में बताता है। अपने काम के दौरान एलेक्स गैरी कॉटन से मिला था। फिर एंड्रू गैरी के बारे में बताता है कि वो बहुत ही फ्रेंडली, पॉजिटिव और जोशीला किस्म का आदमी था। अब हम एम्बर स्कॉट को देखते हैं जो गैरी की दोस्त है। वो भी बताती है गैरी बहुत चार्मिंग इंसान था और वो टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छी तरह से लोगों के सामने रख पाता था। अब गैरी को हम अपने एक इंटरव्यू में बताते हुए देखते हैं कि कनाडा में बिटकॉइन हासिल करना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने क्वाड्रिगा CX शुरू किया। इसका इस्तेमाल कर लोग अपने पैसों के बदले बिटकॉइन खरीद सकते हैं, यानी कि डॉलर्स को क्वाड्रिगा CX के प्लेटफॉर्म के जरिए बिटकॉइन में एक्सचेंज कर सकते थे और इसके बदले एक्सचेंज उनसे फीस लेती है जब लोग उनकी वेबसाइट या ऐप पर ट्रेडिंग करते हैं। गैरी ये भी कहता है कि क्वाड्रिगा के प्लेटफॉर्म के जरिए आप लोग बिटकॉइन के बारे में बातें और इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। अब लोगों को यह भी उम्मीद होने लगी थी कि क्वाड्रिगा CX बिटकॉइन को लीगल बना सकेगा। फिर एक दिन किसी ने कहा, क्या तुमने बिटकॉइन का प्राइस देखा? सब जगह न्यूज में चल रहा था। 2008 से लेकर 2016 तक बिटकॉइन आसमान छू रहा था। उस समय बिटकॉइन ने $11,000 को भी पार कर दिया और लगातार बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जा रही थी। $14,000, $15,000 से लेकर $19,000 तक, मतलब ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कल तक जिस बिटकॉइन का नाम किसी ने सुना भी नहीं था, अब वो अखबार के फ्रंट पेज पे था। एलेक्स कहता है कि जब 2013 में क्वाड्रिगा बना था तब बिटकॉइन की कीमत महज $100 थी और 2017 आते आते बिटकॉइन की कीमत $20,000 तक पहुंच गई और साथ ही क्वाड्रिगा CX भी फेमस हो चुका था। खैर, अब हम टोंग जू नाम के एक शख्स को देखते हैं जो सैन फ्रांसिस्को में रहता है और वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। टोंग के बहुत सारे दोस्तों ने बिटकॉइन में पैसे लगाकर खूब सारे पैसे कमाए थे। वो अपने दोस्त का एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो बताता है उसने 2011 में बिटकॉइन $2.55 के प्राइस पर खरीदा था और अब उन बिटकॉइंस की कीमत इतनी ज्यादा हो चुकी है कि उसने एक लैम्बोर्गिनी खरीद ली। वो बताता है कि अगर टेक्निकली देखा जाए तो उसे ये लैम्बोर्गिनी 2011 के बिटकॉइन के प्राइस के हिसाब से $115 की पड़ी है। ये सब देखने के बाद टोंग भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने का फैसला करता है, इसलिए उसने बैंक से $85,000 का लोन लिया और सारे पैसे अलग अलग क्रिप्टो करेंसी में लगा दिया, क्योंकि उसे भी अपने दोस्त की तरह जल्दी अमीर बनना था। अब 2017 तक सब कुछ अच्छा चल रहा था और गैरी का मुनाफा करोड़ों में हो रहा था। वो प्लेन, बोर्ड और जमीनों से लेकर एक छोटा सा आइलैंड भी खरीद लेता है। एम्बर कहती है कि हमें सुनने में आया कि गैरी ने शादी भी कर ली थी और फिर वो पूरी दुनिया घूमने लगा और अपना ज्यादातर टाइम सोशल मीडिया पर बिताता था। फिर एंड्रू बताता है बिटकॉइन तेजी से ऊपर जा रहा था और हायर हाई बनाते हुए नया टॉप बना रहा था। लेकिन फिर एक दिन जब बिटकॉइन की कीमत नीचे गिरने लगा, तब वहीं से शुरुआत हुई क्वाड्रिगा CX के लिए मुश्किलों के दिन। अब बिटकॉइन के साथ दूसरी क्रिप्टो करेंसी भी नीचे गिरने लगी। फिर आया साल 2018, जहां दिसंबर आते आते बिटकॉइन का प्राइस $4,000 तक नीचे आ गया। सिर्फ 24 घंटे में क्रिप्टो मार्केट से $60 अरब निकाले जा चुके थे। न्यूज चैनलों में दिखाया जा रहा था बिटकॉइन के क्रैश होने का असली कारण चाइना और साउथ कोरिया में बिटकॉइन ट्रेडिंग और माइनिंग को बैन कर दिया गया है। इसके कारण अब टोंग को बहुत बड़ा लॉस का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसने बैंक से $85,000 का लोन लिया था, जिसमें से वो 80% गवा चुका था। इसलिए अब वो बहुत बड़े कर्ज में डूब चुका था। लोन का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था, इसलिए टोंग को अपनी चीजें गिरवी रखनी पड़ी। अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता था, अपना घर बेचकर सारा लोन चुका देना। अब टोंग अपना घर बेच देता है और घर बेचने के बाद उसके पास $4 लाख बचे थे। बैंक में पैसा जमा करने पर बैंक 2% कमीशन लेता था, इसलिए उसने क्वाड्रिगा में $4 लाख के बिटकॉइंस खरीदे, क्योंकि क्वाड्रिगा में बिटकॉइन बेचने पर 10% प्रीमियम मिलता है। फिर उसने तुरंत उन बिटकॉइन को बेचने की कोशिश करता है। क्वाड्रिगा में बिटकॉइन को बेचने पर बेचने वाले को कैनेडियन डॉलर मिलते थे।
अब टोंग के पास 5 लाख कनेडियन डॉलर था। वो उसे निकालने की कोशिश कर रहा था, पर इसमें बहुत टाइम लग रहा था और रिक्वेस्ट कंप्लीट ही नहीं हो रही थी। खैर, अब हमें टोरंटो से अलेक्जेंड्रा को दिखाया जाता है। वो द ग्लोब एंड मेल नाम की न्यूज़पेपर में काम करती है। अलेक्जेंड्रा बताती है कि 2018 में उन्हें क्वाड्रिगा CX के यूजर्स के कई सारे ईमेल आया करता था कि वो लोग अपने पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी में तेजी के कारण कोडेगा में बहुत से लोगों ने अपना पैसा लगाया था। अगर नंबर्स को देखा जाए तो क्वाड्रिगा से एक साल में करीब 1.2 अरब डॉलर का लेन देन किया गया था और क्वाड्रिगा हर ट्रांजैक्शन पर पैसे कमा रहा था। अब इसलिए अलेक्जेंड्रा ने गैरी को मेल किया कि लोग अपने पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं, जिसमें गैरी का रिप्लाई आता है कि बैंक ने कोडेगा के पैसे को फ्रीज कर दिया है क्योंकि उन्हें उन पर यानी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर भरोसा नहीं है। गैरी मेल में यह भी कहा कि उनके $26 मिलियन बैंक में फंसा हुआ है और यह सब बैंक की गलती है, जिस वजह से वो लोग पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं। और अलेक्जेंड्रा से गैरी यह भी पूछता है कि क्या वो बता सकती है आखिर किन लोगों को ये दिक्कतें आ रही हैं। मैं खुद उन्हें समझाना चाहूंगा। यह सब सुनकर अलेक्जेंड्रा को वो एक बहुत अच्छा इंसान लगा। दूसरी तरफ हम टोंग को देखते हैं। वो बताता है वो पैसे निकालने की कोशिश अक्टूबर से कर रहा था, फिर नवंबर और फिर दिसंबर बीत गया, फिर भी वह पैसे निकाल नहीं पा रहा था। उसने कोडेगा को मेल भी किया, पर हर बार यही जवाब आता है 2 हफ्तों में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे, और फिर कभी कहते हैं हम इस प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं। फिर देखते ही देखते 2019 आ गया। इस समय तक टोंग पूरी तरह से घबरा गया था क्योंकि उसने अपनी जिंदगी भर की कमाई कोडेगा में डाल दी थी। फिर एम्बर बताती है इस दौरान उसे गैरी का मैसेज आता है और वो बताता है वो कहां पर घूम रहा है और साथ में ये भी कहता है कि किसी को बताना मत कि वो कहां पर है। यह सुनने में बहुत अजीब था, शायद वो कुछ लोगों से बच रहा था। फिर 14 जनवरी को न्यूज में आता है गैरी कॉटन, जो क्वाड्रिगा CX के फाउंडर और CEO थे, उनकी मौत हो चुकी है। गैरी की पत्नी जेनिफर रॉबर्टसन ने बताया उनकी मौत इंडिया में अचानक हो गई। इस न्यूज ने सबको शॉक कर दिया था। फिर उसके बाद क्वाड्रिगा CX की वेबसाइट को बंद कर दिया गया और बताया गया क्वाड्रिगा CX के क्रिप्टो करेंसी का पासवर्ड्स सिर्फ गैरी कॉटन के पास थे और उस वक्त यह खबर आग की तरह फैल गई। सारे न्यूज चैनलों में दिखाया जाने लगा गैरी कॉटन अपनी मौत के साथ क्वाड्रिगा के पासवर्ड्स भी ले गए और इसका मतलब यह था कि ग्राहकों का $190 मिलियन अब फंस चुके हैं। अब जब यह न्यूज टोंग सुनता है उसे विश्वास नहीं होता। उसे लगने लगता है उसे दिल का दौरा पड़ने वाला है। उसके सीने पर एक अजीब सा दबाव पड़ रहा था। उस समय वो बस अपने पैसे वापस चाहता था। उसे ये यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब उसके साथ हो रहा है। फिर हम अली मुसावी नाम के शख्स को देखते हैं जो कि लॉस एंजलिस में रहता है। वो एक AI कंसल्टेंट है और उसने अपनी नौकरी छोड़कर अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट की। उसने जब तक कंपनी से मुनाफा ना हो तब तक क्वाड्रिगा से मुनाफा बनाने का सोचा। उसने क्वाड्रिगा में $7,000 डाले थे और फिर वहां पैसे विथड्रॉ ना होने वाला प्रॉब्लम शुरू हो गया। अली ने जेनिफर का स्टेटमेंट देखा, जो गैरी कॉटन की पत्नी और पार्टनर थी, जो उसने गैरी के मौत के बारे में दी थी, जो कि 9 दिसंबर 2018 को इंडिया में घूमने के दौरान हुई थी। इस पर अली का कहना था 9 दिसंबर को गैरी की मौत हुई और 14 जनवरी को उसकी पत्नी ने लोगों को गैरी की मौत की खबर दी। यानी पूरे 1 महीने बाद यह बात अली को जम नहीं रही थी, यानी कुछ तो गलत हो रहा था। इसके कारण अब टोंग बहुत नाराज था। वो किसी से इस बारे में बात करना चाहता था, तो उसने टेलीग्राम में क्वाड्रिगा नाम का कोई ग्रुप ढूंढने की कोशिश की। वो पहले भी क्रिप्टो के लिए टेलीग्राम में अलग अलग ग्रुप से बातें करता रहता था। उसे कोडेगा का ग्रुप मिलता है और उसे पता चलता है उसके जैसे बहुत सारे लोगों के पैसे डूबे हुए हैं। उस ग्रुप में सब यही पूछ रहे थे कब उन्हें उनके पैसे मिलेंगे और या फिर फालतू की बकवास कर रहे थे। फिर इस ग्रुप में एक बंदे ने ज्वाइन किया जिसका नाम QCXINT था। उसने इस इन्वेस्टिगेशन में जान फूंक दी थी। फिर हम QCXINT को देखते हैं। वह बोलता है क्रिप्टो अभी रेगुलेटेड नहीं है, इसलिए आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी जबकि मामला बड़ी रकम का हो, और यही वो वजह थी जिसकी वजह से QCX गुमनाम ही रहना चाहता था। वो कहता है 2018 में वो कोडेगा में छोटे अमाउंट से ट्रेडिंग कर रहा था, इसलिए कोडेगा बंद होने से उसकी दिलचस्पी इसमें ज्यादा थी, इसलिए QCX को पता लगाना था आखिर हुआ क्या था। और उसके साथ सारे इन्वेस्टर्स ने भी जांच शुरू कर दी थी। सब जेनिफर की इंस्टाग्राम अकाउंट को चेक करने लगे ताकि उसमें से उन्हें कोई क्लू मिल जाए। फिर वो लोग जानकारी ढूंढने लगे और पता लगाने लगे क्रोहन्स डिजीज के बारे में, क्या ये इतनी जानलेवा बीमारी है। और फिर उन्हें गैरी का डेथ सर्टिफिकेट मिला जिस पर गैरी के सरनेम की स्पेलिंग भी गलत थी। तब QCX कहता है ऐसा फेक डेथ सर्टिफिकेट बनाया जा सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। फिर उसे गैरी के दोस्तों से इंफॉर्मेशन मिली
एक स्क्रीनशॉट जिसमें गैरी के स्काइप अकाउंट का कैमरा उसके मरने के बाद भी ऑन था। टेलीग्राम ग्रुप में स्क्रीनशॉट को देखकर सबको और क्यूसेक्स को भी लगता है शायद वो मरा ही ना हो और ये सब एक स्कैम है। वो अपनी नकली मौत का नाटक कर रहा है। वो क्रिप्टो की रकम के साथ फरार हो गया और किसी आइलैंड पे जाकर छुप गया है। फिर अलेक्जेंड्रा जो नाम के अपने एक साथी से मिलाती है जो उसके साथ इस इन्वेस्टिगेशन पर काम कर रहा है। जो को भी यही लगता है शायद ऐसा ही हुआ होगा क्योंकि ऐसा पहले भी दूसरे केस में हो चुका था। क्योंकि हेज फंड स्कैमर सैमुअल इजराइल ने भी जेल से बचने के लिए अपनी मौत की झूठी कहानी बनाई थी। सैमुअल ने अपनी कार एक ब्रिज के पास छोड़ दी और अपनी कार पर सुसाइड नोट लिख दिया था, ऐसा दिखाने के लिए मानो वो पुल से कूद गया हो। पर 1 महीने बाद वो खुद ही वापस आ गया और उसने सारे जुर्म कबूल कर लिए। इसलिए जो को गैरी के केस में लगता है कि ठीक ऐसा ही कुछ हुआ होगा। तब QCX कहता है क्या गैरी इतना बड़ा जुर्म करने में सक्षम था? QCX गैरी का यूट्यूब चैनल को देखता है। वो कहता है उसके वीडियोस देखकर कौन कहेगा कि ये एक शातिर मुजरिम हो सकता है। फिर हम टॉन्ग को देखते हैं। वो बताता है जेनिफर इकलौती इंसान थी गैरी की मौत के वक्त जो उसके साथ थी और गैरी के बाद कोडेगा पर उसी का हक था। फिर ग्रुप में सबने जेनिफर के बारे में पता लगाना शुरू कर दिया कि वो असल में है भी या नहीं। जो कहता है गैरी को जानने वाले जेनिफर को जानते ही नहीं थे, उन्हें पता भी नहीं चला गैरी ने कब शादी कर ली। फिर हम जेनिफर की बहन किम्बरली स्मिथ को देखते हैं। किम्बरली गैरी और जेनिफर के बारे में बताती है वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते। गैरी ऐसा लड़का था ही नहीं जो अपनी मौत का नाटक कर सके। फिर वह बताती है उसकी बहन जेनिफर गैरी से सोशल साइट पर मिली थी और उसे गैरी पहली नजर में ही पसंद आ गया था और ये बात थी करीब 2014 की। फिर एक रेडिट पोस्ट ने सभी का ध्यान खींच लिया जो एक कॉन्ट्रैक्टर की ओर से था। उसका नाम QCX कॉन्ट्रैक्टर था। QCX कॉन्ट्रैक्टर नाम से जो एमए कर रहा था, यानी आस्क मी एनीथिंग। उस समय उन्हें पहली बार कोडेगा का कोई बंदा मिला था जो उन्हें अंदरूनी जानकारी दे रहा था गुमनाम बनकर। रेडिट पर एक बंदा पूछता है जेनिफर कितनी इमोशनल थी फ्यूनरल के वक्त। तब QCX कॉन्ट्रैक्टर कहता है वो दुखी होने का नाटक कर रही थी और वो एक रूम में अपने दोस्तों के साथ पार्टी भी कर रही थी। दूसरी ओर अलेक्जेंड्रा पता करना चाहती थी जेनिफर की कोडेगा में कितना इन्वॉल्वमेंट था, क्योंकि जेनिफर ने ही बताया था कि सिर्फ गैरी के पास ही कोडेगा के पासवर्ड्स थे। गैरी की मौत के बाद कोडेगा ने क्रेडिटर प्रोटेक्शन की अर्जी डाली थी। ये उन कंपनियों को मिलता है जिन पर आर्थिक मुसीबत आती है। अदालतों के पेपर में जेनिफर का भी एफिडेविट था और उसमें उसका कहना था कि उसे कंपनी के कामकाज का कोई अंदाजा नहीं था और गैरी अपनी कंपनी को अपने हिसाब से चलाता था। इस पर टॉन्ग का कहना था कि इस बात पर यकीन करना मुश्किल था क्योंकि इतने टाइम से वो दोनों साथ में थे और क्या गैरी ने कभी भी जेनिफर को कोडेगा के काम के तरीकों के बारे में नहीं बताया होगा। फिर पता चलता है कुछ यूजर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए थे और वो पैसे उसी कंपनी के अकाउंट से ट्रांसफर हुए थे जिसे जेनिफर चला रही थी। तब टॉन्ग कहता है इससे तो वो एफिडेविट गलत साबित हुआ जिसमें लिखा था जेनिफर की कोडेगा में कोई भागीदारी नहीं है। फिर जो ने इस बारे में जेनिफर के वकील से पूछा पर उसके वकील ने कोई जवाब नहीं दिया। QCX बोलता है मुझे लगता है शायद वो एक बहुत बड़ा खेल खेल रहा है और जेनिफर इसमें उसकी मदद कर रही है और जब कुछ सालों में जब यह सब ठंडा पड़ जाएगा और सब शांत होते ही वो दूर किसी आइलैंड पर उसे फिर से मिलेगा। वो ये भी कहता है उनके पास बहुत से सबूत हैं जिनसे लगता है कि ये एग्जिट स्कैम हो सकता है। अब प्रॉब्लम ये है इसे सही तरीके से साबित करने का तरीका नहीं मिल रहा है। फिर हम टेलर नाम की एक महिला को देखते हैं जो क्रिप्टो करेंसी एंटरप्रेन्योर है। वो बोलती है उसे ये खबर मिली थी फरवरी 2019 में। उसे लग रहा था पैसे इस्तेमाल हो रहे होंगे और अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब है गैरी कॉटन जिंदा है, क्योंकि जेनिफर ने कहा था गैरी के अलावा किसी के पास पासवर्ड नहीं है। अगर पैसों का लेन देन गैरी के मौत के बाद हुआ है तो उनका झूठ पकड़ा जाएगा। बिटकॉइन की अच्छी बात यह थी कि उसकी जानकारी सबके पास होती है, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसी होती है कि कोई भी जिसके पास इसका डेटा हो ट्रांजैक्शन को ट्रेस कर सकता है। एक एक्सचेंज 5 से 10% कमीशन लेता है जो हॉट वॉलेट में जमा होते हैं। बाकी रकम कोल्ड वॉलेट में पड़ी रहती है जो ऑफलाइन रहता है। हॉट वॉलेट चेकबुक या डेबिट कार्ड जैसे होते हैं और कोल्ड वॉलेट तिजोरी की तरह। टेलर को ब्लॉकचेन पर क्वाड्रिगा के कोल्ड वॉलेट का एड्रेस मिलता है। वो कुछ हफ्तों तक बड़े ट्रांजैक्शन की जांच करती है पर उसे क्वाड्रिगा के एड्रेस पे इतने पैसे नहीं दिखते। टेलर सबको बताती है उसे क्वाड्रिगा पे कोई बड़ा ट्रांजैक्शन नहीं मिला और ऐसा लगता है गैरी जिंदा है। फिर हम डैनियल को देखते हैं जो ओंटारियो सिक्योरिटीज कमीशन में काम करता है। उनका काम है कैनेडियन फाइनेंशियल मार्केट्स को नियमित रखना। वो बताता है क्वाड्रिगा की शुरुआत के 2 साल तक तो कंपनी के पास अकाउंटेंट लॉयर्स सब थे, इसलिए उन्हें 2 साल के रिकॉर्ड आसानी से मिल गए। उसे ऐसी कुछ जानकारी मिली जिसे देख वह हैरान रह गया।
कोडेगा की क्रिप्टो की बड़ी एसेट्स दुनिया भर में अलग अलग एक्सचेंजेस में भेजी जा रही थी। इस पर टेलर कहती है कि आखिर ये चल क्या रहा है? आखिर एक एक्सचेंज दूसरे एक्सचेंज को सीधा पैसे क्यों भेजेगा? यानी कुछ तो गड़बड़ है। फिर QCX को यह पता चलता है कि क्वाड्रिगा CX के डोमेन नेम को पहले गैरी ने रजिस्टर नहीं किया था, उसे पहले माइकल ने रजिस्टर किया था। एंड्रू बताता है जब वो पहली बार माइकल और गैरी से मिला था तो माइकल ने अपने आप को कोडेगा CX के फाउंडर के तौर पे बताया था और गैरी उसके साथ बस यूं ही था। माइकल समझदार और जोशीला था। पहली बार एंड्रू ने गैरी को माइकल के कार में देखा था। सारी बातें माइकल ही कर रहा था और गैरी बस हंस रहा था, वो भी माइकल की उन बातों पर जो बिल्कुल भी फनी नहीं थी। एंड्रू उसी समय समझ गया कि दोनों के बीच में बराबरी नहीं है। अलेक्जेंड्रा बताती है रेडिट पर बहुत सारी पोस्ट लिखी गई थी माइकल और ओमर धानानी के बीच में कनेक्शन को लेकर। उन पोस्ट में लोगों ने इल्जाम लगाया था माइकल अपना क्रिमिनल एटीट्यूड छुपा रहा है, कि वो पहले कैलिफोर्निया में ओमर धानानी के नाम से जी रहा था और वो एक अपराधी संगठन के लिए मनी लॉन्ड्रिंग भी करता था जिसका नाम शैडो क्रू था। अलेक्जेंड्रा इस खबर को न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देती है। अली बोलता है अगर उसे इस बारे में पहले पता होता वो अपना पैसा कभी भी क्वाड्रिगा में नहीं डालता। डैनियल कहता है फरवरी 2019 को जब क्वाड्रिगा ने काम करना बंद कर दिया था तब उस पर लोगों का $215 मिलियन बकाया था और प्रॉपर्टी के नाम पर $46 मिलियन नजर आ रहा था। बाकी जो कम पड़ रहा था वो था $159 मिलियन और उसका कोई ठिकाना नहीं था। सबको लग रहा था शायद माइकल ही सारे पैसे लेकर भाग गया है। पर कुछ दिनों बाद माइकल ने उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किया। अलेक्जेंड्रा और जो ने माइकल को ईमेल भेजा जिसके जवाब में माइकल ने कहा उसकी कोई भागीदारी नहीं है कोडेगा में जब से वो कंपनी से अलग हुआ है। उसने 2016 में कंपनी छोड़ दी थी। QCX कहता है माइकल की ऑनलाइन बहुत सारी हिस्ट्री है। उसी से उसे टॉक गोल्ड नाम की वेबसाइट का पता चला। टॉक गोल्ड इन्वेस्टमेंट घोटाले का एक मंच था जहां पर लोग घोटाले करते या दूसरों के घोटाले चलाते थे। टॉक गोल्ड में माइकल के बारे में ढूंढने पर QCX को सेप्टर नाम के बंदे के बारे में पता चलता है जो माइकल का दोस्त था। सेप्टर ने टॉक गोल्ड में बहुत से स्कैम चलाए थे जिससे लोगों ने अपना काफी पैसा गवा दिया था। सेप्टर के इन्वेस्टमेंट का नाम था S&S इन्वेस्टमेंट। कुछ दिनों तक इन्होंने लोगों को पैसे दिए पर कुछ समय बाद सारे पैसे लेकर ये लोग गायब हो गए। QCX बोलता है वही एग्जिट स्कैम और अब उसे लगता है सेप्टर ही गैरी है। QCX सेप्टर के बारे में और भी गहराई से पता लगाने पर उसे एक वेबसाइट मिली जिसका नाम था ब्लैकहेड वर्ल्ड। उसे एक चीज अजीब लगी, ब्लैकहेड वर्ल्ड का एक यूजर सेप्टर बार बार अपना हैंडल का नाम चेंज कर रहा था। जो और QCX सेप्टर पर साथ में काम कर रहे थे जो ब्लैकहेड वर्ल्ड के यूजर को मेल करता है ताकि वो पता लगा पाए आखिर सेप्टर कौन सा ईमेल अकाउंट यूज करता है। और कुछ दिनों के बाद जो के पास एक मेल आया जिसमें स्क्रीनशॉट थे। वो एक अकाउंट फॉर्म था जिसे सेप्टर ने भरा था और उस फॉर्म में नाम था गैरी कॉटन। ये डायरेक्ट प्रूफ था कि गैरी ही सेप्टर है। QCX बोलता है कोडेगा एक्सचेंज के दोनों ही फाउंडर स्कैमर थे। गैरी तब से घोटाले कर रहा था जब वो 14 या 15 साल का था। सेप्टर ब्लैकहेड वर्ल्ड पे पोस्ट भी डाला था कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के लिए उसे प्रोग्रामर की जरूरत है और इस पोस्ट के बाद 3 महीनों के बाद ही क्वाड्रिगा CX लॉन्च हुआ। इससे एक बात सामने आई कि गैरी ने ही स्कैम किया और वो सबको लूटकर आराम से अपनी जिंदगी बिता रहा होगा। अगर गैरी अभी भी जिंदा था तो लोगों को उम्मीद थी कि उन्हें उनका पैसा मिल जाएगा। इसलिए द ग्लोब एंड मेल से नेथन नाम के एक बंदे को इंडिया भेजा गया। फिर हम नेथन को जयपुर में देखते हैं जहां उसे गैरी के डॉक्टर के बारे में पता चल गया और वो उससे गैरी के बारे में पूछताछ करता है। डॉक्टर ने बताया गैरी और जेनिफर रात को 9:45 को उसके पास आया था और उन्हें गैस्ट्रोएंटेरिटिस सिम्टम्स के साथ एडमिट किया गया था। गैरी 10 बार उल्टी कर चुका था और उसे बुखार भी था। ये सारे क्रोहन्स डिजीज के लक्षण थे। गैरी एक प्राइवेट कमरे में था जहां जेनिफर उसके साथ थी। फिर अगले दिन दोपहर के आसपास उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। दोपहर के 2:45 पर उसे दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टरों ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की पर रात को 7:26 पर गैरी की मौत हो गई। अब ये तो तय हो चुका था कि गैरी मर चुका है। खैर, अब जो को एक अजीब सी बात पता चलती है। गैरी ने मरने से 2 हफ्ते पहले ही अपनी सारी जायदाद जेनिफर के नाम कर दी थी। अब सबका शक जेनिफर पे जा रहा था। लोग जेनिफर के पीछे पड़ गए, उसे भला बुरा कहने लगे और उसे धमकियां भी दी जा रही थी। फिर हम डैनियल को देखते हैं। वो बताता है उसे नकली अकाउंट की जानकारी मिली थी। उनमें से एक का नाम था स्कैप्चर जेरी। गैरी उन अकाउंट में नकली संपत्ति दिखाया करता था। उसमें लाखों करोड़ों डॉलर की क्रिप्टो करेंसीज दिखाई जाती है और गैरी ने उन क्रिप्टो करेंसीज को उन लोगों को बेचना शुरू किया जो बिल्कुल अनजान थे।
मान लीजिए एक यूजर कोडेगा CX से क्रिप्टो खरीदता है और उनके अकाउंट में क्रिप्टो ऐड हो जाता है। जो लोग क्रिप्टो खरीद रहे थे उन्हें पता ही नहीं था कि वो क्रिप्टो है ही नहीं। गैरी खुद ही इन ऑर्डर्स को लेकर उन यूजर के अकाउंट में फेक क्रिप्टो डाल देता, यानी फेक ट्रांजैक्शन करता था, और इससे पता चलता है क्यों कोडेगा पैसे दूसरे देशों के अलग अलग एक्सचेंजेस में भेजा करता था। गैरी बहुत जल्द अमीर बनना चाहता था। वो यूजर्स की असली क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल ट्रेडिंग करने के लिए करता था। अलेक्जेंड्रा कहती है, गैरी ने कोडेगा को अपना पिगी बैंक बना लिया था। उसका जब मन करता वो उसमें से पैसे निकाल लेता और फिर दूसरों की जमा रकम को जुए में उड़ा रहा था, और वो जीतने के बजाय सिर्फ हारता चला गया। QCX कहता है, गैरी बिल्कुल बेकार और नासमझ किस्म का ट्रेडर था। ऐसे सुनहरे वक्त में जब क्रिप्टो उछाल पे था, लोग अपनी लागत की रकम से 1000 गुना ज्यादा कमा रहे थे, वही गैरी की दुनिया उल्टी ही घूम रही थी। गैरी ने लोगों के $150 मिलियन से भी ज्यादा जुए में गवा दिए थे। टेलीग्राम में जब सबको इस बारे में पता चलता है तब सब शॉक हो जाते हैं। सबको समझ में आ गया ये एक फर्जी स्कीम थी, और इस तरह गैरी ने किया बिटकॉइन में सबसे बड़ा स्कैम। इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार और एक रोमांचक कहानी के साथ।